पहली बार इनको मैंने पर्सनली देखा। पूना में एक यूनिवर्सिटी है MIT, पूना के बाहर, और वहाँ पे मैं भी गया था और मुझे बोला गया एक बहुत ही फायरी, बहुत ही यंग, बहुत ही एग्रेसिव, बेस्ट ओरेटर आ रहे हैं, आप उनको सुन के नहीं, बिना सुने नहीं जा सकते। तो मैं रुका और जब मैंने इनकी स्पीच पहली बार देखी तो मुझे लगा कि देयर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका यूथ का कनेक्ट बहुत अच्छा था और अभी भी शायद है कि नहीं? हाँ। सेकंड, ये मराठी और हिंदी दोनों में जिस तरह से फ्लुएंटली बात कर रहे थे और एक सेंस ऑफ प्राइड, नेशनलिस्ट है एंड सेंस ऑफ प्राइड एज अ महाराष्ट्रन एंड इज अ ट्रू सन ऑफ द सॉइल। मैं पॉलिटिशियंस को ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता देवेंद्र जी, थैंक यू, बट मैं मन से अब जो मुझे लगता है आपके बारे में मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी। अभी आज का जो हम बातचीत कर रहे हैं, लोग देखेंगे, मुंबई में भी देखेंगे, जो बैठे हैं ऑनलाइन देखेंगे, और देश भर में ये प्रसारित होगा रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत में। तो बुरा न माने तो मैं थोड़ा जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक एनवायरनमेंट है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेट सवाल है देवेंद्र जी, जब हरियाणा के चुनाव परसों आए, हमारे नेटवर्क में कई सारे फीड्स आते हैं अलग अलग जगह से। मैंने आपको देखा, आप लाइव थे किसी एक पब्लिक इवेंट में, और जिस तरह से आप एड्रेस कर रहे थे, जिस तरह से आप में एक एंथुजियाज्म और एनर्जी थी, क्या ये हरियाणा के चुनाव का इंपैक्ट था? इज हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट एंड ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज योर पार्टी हैज डन वेल, क्या एक मोरल बूस्टर हो गया है? क्योंकि फडणवीस जी, नो पॉलिटिशियंस डज नॉट लाइक टू डू वेल, और आपके लिए महाराष्ट्र का चुनाव और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की परफॉर्मेंस थोड़ी बिलो एक्सपेक्टेशन थी, आपने खुलकर कहा भी। क्या आपको लगता है वो 4-5 महीने में यू हैव बीन एबल टू क्लोज द गैप? क्या मोरल बूस्टर हुआ है पिछला जो चुनाव का रिजल्ट आया 2 दिन पहले? जी बिल्कुल, मोरल बूस्टर रहा है, और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जब आप काम करते हो तो एक सतत इस प्रकार से इंडोर्समेंट आपको लगता है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का जनता की भावना का इंडोर्समेंट था। हम लोग तो हमेशा ये जानते थे कि जनता मोदी जी के पीछे है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, लेकिन लोकसभा के बाद एक जो वायुमंडल तैयार किया गया था, एक इकोसिस्टम तैयार किया गया था, जो इकोसिस्टम में प्रोपोगेट करने का प्रयास कर रहा था कि नहीं जी, अब तो जो कुछ है वो राहुल जी, और राहुल गांधी ही आगे बढ़ रहे हो, राहुल गांधी ही एड्रेस करो, राहुल गांधी इलेक्शन जिता रहे। इस प्रकार का जो एक वायुमंडल तैयार हो गया था, उसका हवा पूरा टूट गया। दूसरा, जो लोकसभा के समय फेक नैरेटिव तैयार किया गया था संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक प्रकार से समाप्त हो गया और लोगों के ध्यान में है कि फेक नैरेटिव है। तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हम सब लोगों का मोरल इससे बहुत बड़ा है। तो ये अभी इलेक्शन के बाद जो एक नैरेटिव बनी कि भारतीय जनता पार्टी को जो कास्ट पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स की बात करती है, मगर भारत के लोग राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स नहीं चाहते। वो तो मिस इंडिया कंपटीशन में भी आरक्षण चाहते हैं, वो हर चीज में आरक्षण चाहते हैं, और जो यूथ है इस देश का, वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहती है। राहुल गांधी रेलवे ट्रैक वर्कर्स के पास जाके कहते हैं, देखिए आप महादलित हैं, आप रेलवे के महादलित हो। मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में कहा, ये क्या हो रहा है? रेलवेज इज द यूनिफायर ऑफ द कंट्री, और आप वहां भी जाके कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स रियलिटी है, बट आप इसको कैसे देखते हैं? कैन कास्ट, व्हाट विल इवेंचुअली विन, कास्ट पॉलिटिक्स और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो होता है ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ एक आध इलेक्शन में होता है, बार बार आता है, ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है, वो आता है, लेकिन केवल उसके भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, हमने 1992 में या 90 के दशक में देखा, 90 का दशक ऐसा था कि जिस समय लालू जी थे, मुलायम जी थे, ये लोग कहते थे कि भाई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दिग्विजय सिंह थे,
वे कहते थे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इट इज़ ओनली सोशल इंजीनियरिंग दैट कैन विन यू इलेक्शन। और उन्होंने 10 साल उस पर चलाए, लेकिन उसके बाद उनको ऐसा झटका पड़ा, उसके बाद एक विकास की राजनीति आई और उन स्टेट्स में जिन्होंने विकास की बात की वो लोग जीते। मोदी जी ने 10 साल के यूपीए के रूल के बाद एक विकास की राजनीति लाई। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली हमारे देश के लोगों को विकास ही पसंद आता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि अल्टीमेटली कास्ट पॉलिटिक्स ये रियलिटी तो है ही, तो कई बार जब कुछ फैक्टर्स के साथ कास्ट का फैक्टर भी जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसे समय कुछ अलग प्रकार के रिजल्ट जो है वो आते हैं। पर मेरा अपना मानना है कि कास्ट ये जितनी पॉलिटिशियंस के मन में है उतनी वोटर्स के मन में नहीं है। पॉलिटिशियंस ज़्यादा कास्टिस्ट है, वोटर नहीं है। वोटर तो नेशनलिस्ट ही है। वोटर को अगर हम प्रेरित करें तो वो नेशनलिज्म की बात करता है, लेकिन पॉलिटिशियन को ये पता है कि इसको कास्ट पर डिवाइड करूँ तो मेरा फायदा है। पॉलिटिशियंस तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं देवेंद्र जी, वो क्यों किसी चीज़ पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनको रिटर्न नहीं मिलेगा? नहीं, बहुत रिटर्न है ना, वही मैं कह रहा हूँ। उनको ये पता है कि इनको अगर हम इस प्रकार से विभाजित रखें, जैसे राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी यही चाहते हैं कि देश में लोग विभाजित रहे, और विभाजन के लिए उन्होंने जो अलग अलग चीज़ें लाई है। और ये जो माइंडसेट है ना, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल माइंडसेट है। आज जिस माइंडसेट से राहुल गांधी काम कर रहे हैं ये इस प्रकार का है कि इट इज़ अ एनार्किस्ट माइंडसेट। कोई चीज़ को आप पॉजिटिवली देखो ही मत, उसमें निगेटिविटी ढूंढ कर निकालो और समाज को कहो कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ऐसे एक निगेटिविटी रोपित करने का काम वो कर रहे हैं। और उसी के तहत देखिए, अल्टीमेटली हमने रिजर्वेशन लाया क्योंकि समाज में विषमता है, और विषमता के लिए जब रिजर्वेशन लाया तो चूंकि वो सोशल बैकवर्डनेस है, तो सोशल बैकवर्डनेस के लिए कास्ट एक टूल है, या कास्ट एक उसका जरिया है कि जिसके माध्यम से आप सोशल बैकवर्डनेस ढूंढ सकते हो। पर अल्टीमेटली रिजर्वेशन को यूनिफायर के रूप में हमने अगर लिया तो मुझे लगता है कि उसका फायदा देश को होगा। और रिजर्वेशन को अगर हम लोगों के बीच एक दीवार बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी एक बहुत कंफ्यूज टाइप के व्यक्ति है। वो यहाँ आकर अलग बात करते हैं, फिर अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में कहते हैं रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए, फिर यहाँ आकर और कुछ और कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अर्बन नक्सल का एक पूरा समूह जो उनको एक प्रकार से प्रेरित कर रहा है या एक प्रकार से फीड कर रहा है, उसके भरोसे उनकी बातचीत चल रही है। आपने अभी 3 बार अर्बन नक्सल कहा जी। प्रधानमंत्री जी ने भी कल जब अपनी स्पीच में, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने 2-3 बार अर्बन नक्सल कहा। देवेंद्र जी बताइए, जो वोटर है, जो गांव के लोग हैं, ये अर्बन नक्सल ये कोई ये समझेंगे क्या है? अर्बन नक्सल से आप अर्बन नक्सल होते कौन है? देखिए, या मेंटालिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, आप क्या कन्वे करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत करीब 40 वर्ष हम लोगों ने एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस प्रकार का नक्सलिज्म देखा, जो हमारे जंगलों में था, जहाँ पर लोग बंदूकें लेकर और ये कहते थे कि इस देश की सिस्टम पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को हटाया जाना चाहिए और ये हमारा राज आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया और पिछले 10 सालों में वो बिल्कुल समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो करीब हम लोगों ने समाप्त कर दिया। 1 तालुका 1.5 तालुका इतना ही उसका वो बचा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंडसेट है, इसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उनके ध्यान में है कि देयर इज़ नो न्यू रिक्रूटमेंट, और अब बंदूक के भरोसे नहीं चल सकता है। तो उसके बाद ये अनार्किस्ट अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों ने इसको यूनिवर्सिटीज़ में वो लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर जो हमारे यंग लोग हैं, इनके माइंड्स को पोल्यूट करना शुरू किया। देखिए, आप भी युवा रहे, मैं भी युवा रहा हूँ, और एक 16, 17, 18, 20, 22 साल की उम्र में जब कोई निगेटिव चीज़ कही जाती है तो आदमी को एक उसमें सेंस दिखता है, क्योंकि उस समय इतना विचार करने की या इतना एक्सपोजर नहीं होता है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कंप्लीट एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना कोई गलत नहीं है, यू कैन बी एंटी, पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ एनार्किस्ट होना
यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ें तैयार की है, ऐसी सारी चीज़ों को नकार देना। इस देश की संसद गलत है, इस देश की जुडिशरी गलत है, इस देश की इंस्टीट्यूशंस गलत है, इस प्रकार का विचार रोपित करना, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने देश की जुडिशरी पर जिस प्रकार के आरोप लगाए, लगातार लगाते हैं, ये एक प्रकार से एनर्किस्ट माइंडसेट देख लीजिए कि अगर उनकी ओर से जुडिशरी निर्णय देती है तो उसका स्वागत होता है, और जिस समय उनके खिलाफ निर्णय जाता है तो कहते नहीं, ये जुडिशरी तो खत्म हो गई है, जुडिशरी के ऊपर तो दबाव है, जुडिशरी तो सरकार के दबाव में रिजल्ट देती है। तो इससे होता क्या है, देखिए आज हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, इसमें सबसे ज़्यादा विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी जुडिशरी के पास है। अब ये लोग जुडिशरी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि हमारा लोकतंत्र ये कमज़ोर होगा। तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंड जो है, जो जिसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए देवेंद्र जी, अभी ये कैसे देखा जाए, मैं कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे अनुभव हुआ राहुल गांधी से मिलने की, तो मैं देखता ही रहा उनके तरफ, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे थे। 1-1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला था और मुझे लगा कि शायद समझ की कमी है, मगर मैं बहुत जेंटली बात को कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए उसको। मगर अभी जो मुझे लग रहा है वो समझ की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस देश के इतिहास में हुआ ही नहीं है कि कोई पार्टी औपचारिक तौर से कहे कि मैं ये चुनाव के नतीजे को मानता नहीं हूं, मैं खारिज कर देता हूं, वी रिजेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। बट ये परसों हुआ, और शायद वो रिजल्ट के बीच में लोग इस पर फोकस नहीं हुई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं निहिलिस्टिक माइंडसेट, कि पार्टी कहती है मैं चुनाव के रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अभी देवेंद्र जी, कल अगर चुनाव हो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट, मेनी मोर लोकसभा एमपीज, मेनी मोर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, जो भी हारे, अगर आप हारे या वो हारे, अगर वो द पार्टी दैट लूजेस सेज आई डू नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट, देन इट इज डिफाइंस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। मतलब आज देश की डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है, इलेक्शन सिस्टम को मानते ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट इज इनोसेंट। मैं कह रहा हूं कि ये नासमझ तरीके से नहीं हो रहा है, ये सोची समझी तरीके से हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की जरूर कोशिश हो रही है। और आखिर में कहूंगा, जिस तरह से बांग्लादेश में पिछली बार शेख हसीना जब इलेक्शन रिजल्ट शी वन, तब इसी तरह से कहा गया था वी डोंट एक्सेप्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसके बाद जो हुआ बांग्लादेश में सबने देखा। तो क्या ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में हो सकती है, कराने की कोशिश हो रही है, जिसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े माइंडसेट और समथिंग लाइक दैट? नहीं, कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन भारत में ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें ये बहुत मजबूत है। और जो आपने कहा, राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन शायद उनके संविधान में पन्ने नहीं है, केवल कवर है, क्योंकि वो कभी संविधान के अनुरूप बात नहीं करते। अभी देखिए, जो बात आपने कही, अभी चुनाव तो कश्मीर का और हरियाणा का साथ में हुआ जी। अब कश्मीर में भले ही उनकी 6 ही सीटें आई, वो तो हारी है कश्मीर में, लेकिन वो कहते हैं कश्मीर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बीजेपी के खिलाफ है, कश्मीर ने तो बहुत अच्छा मैंडेट दे दिया। और वही हरियाणा में कहते हैं कि भाई चुनाव का रिजल्ट सही नहीं है, वो तो चुनाव हम मानते ही नहीं, ये रिजल्ट ही नहीं है, ये तो चुनाव रिग हो गया, ये चुनाव गलत हो गया, ये चुनाव में धांधली हो गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ही दिन चुनाव होता है, एक ही दिन रिजल्ट आता है, और आप ये दोगली बात कैसी कर सकते हो? तो इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो एक सोची समझी राजनीति के तहत, और एक सोची समझी, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश की संस्थाओं को खोखला करने का काम कुछ ताकतें कर रही है। इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी है। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी भी उनके टूल के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा उनके बर्ताव से ध्यान में आता है। एज अ टूल फॉर फॉरेन पावर्स, आई वोंट से फॉर द फॉरेन पावर्स, बट एनार्किस्ट जो लोग हैं उनका तो टूल के रूप में वो काम कर रहे हैं। क्या अब डिफेंसिव में आ गए इसके कारण?
आर यू ऑन डिफेंसिव बिकॉज ऑफ इट? नहीं, वाई क्या बीजेपी डिफेंसिव में है? जो सवाल है फडणवीस जी कि आप फ्रंट फुट की बैटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी बहुत करते हैं, मगर क्या आप 4 जून के नतीजे के बाद हैव यू बिकम एज अ पार्टी एंड एज अ लीडरशिप अ लिटिल बिट ऑन बैक फुट? क्योंकि पीपल आर अनश्योर, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि वही अग्रेशन नहीं, जिसलिए मैंने कहा रिजल्ट के बाद जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अग्रेसिव थी। 4-5 महीने में क्या थोड़ी एक कंफ्यूजन हो गई कि इज आर अप्रोच रॉन्ग, इज आर लीडरशिप रॉन्ग, इज आर स्ट्रेटेजी रॉन्ग? ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, हमने तय किया था कितनी लंबी छलांग मारनी है, लेकिन ध्यान में आया कि उतनी लंबी छलांग नहीं मार पाए। छलांग तो हमारी फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली थी, लेकिन उतनी लंबी नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़े पीछे गए। अभी लंबा दौड़ के आ रहे हैं। ये जो 5 महीने में आपको दिख रहा है ना, इसमें हमने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया और लंबी दौड़ लेकर उससे लंबी छलांग हम मारेंगे। तो कोई हम लोग कमज़ोर भी नहीं है और कोई हम लोग बैकफुट पर भी नहीं है। तो फिर आपको 4,500 रुपये अपने जो आपने स्कीम शुरू की है महाराष्ट्र में सब वुमेन के लिए बिटवीन एज ऑफ 21 एंड 65, तो अचानक क्यों किया आपने फडणवीस जी? क्या ये भी आपकी लंबी छलांग का एक हिस्सा है? और अगर वो लंबी छलांग आप पहले लेते, ये लंबी छलांग आपने पहले क्यों नहीं ली? आपने पहले 4,500 रुपये क्यों नहीं दिए? आपने 3 महीने का जो पेमेंट है एक बार किया है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं आजकल कि सब जगह हर कंस्टिट्यूएंसी में सबको आइडेंटिफाई करके बैंक में गया है कि नहीं। ये क्यों किया गया, जो श्रवण ने हमें अभी पहले पूछा था आपकी अलायंस के एक नेता? ऐसा है कि नई सरकार में आने के बाद हम लोगों ने विमेन सेंट्रिक नीतियों की शुरुआत की, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कहा है कि विकसित भारत तैयार करना है, तो हमको जो हमारे 50% आबादी का हिस्सा है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु मानकर पॉलिसीज़ तैयार करनी पड़ेगी। तो जो पहला बजट नई सरकार के आने के बाद, उस समय वित्त मंत्री मैं था, जो पहला बजट मैंने रखा था, उस बजट में हम लोगों ने कुछ योजनाएं उस समय दी थी, जिसमें हमने एक योजना दी थी कि घर में अगर बच्ची पैदा होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, इसलिए उस बच्चे को 18 साल होने तक 1 लाख रुपया मिलेगा। उसी समय हम लोगों ने एक योजना दी थी कि जिसके तहत हमने महिलाओं को, जो हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% का कंसेशन दिया। ऐसी कई योजना उस समय हमने दी थी, और उस समय भी हमारे दिमाग में ये था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी से हमारी बातचीत हुई थी, और जब शिवराज सिंह चौहान जी ने ये जो वहाँ पर योजना लाई, हाँ, और लाडली बहना योजना, और उसकी सफलता हमने देखी, तो उसके बाद हमने शिवराज जी से बातचीत की। हम लोग उसको लोकसभा से पहले नहीं ला पाए, क्योंकि उस समय तक हमारी तैयारी चल रही थी। लोकसभा के बाद हमने उसको लाया, और ऐसा नहीं हम अब हर महीने में वो पैसा दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि नवंबर महीने में आचार संहिता रहेगी, इसलिए हमने अक्टूबर और नवंबर का पैसा एक साथ दिया है, बाकी हर महीने हम पैसे दे रहे हैं। और ये योजना एक जो हमारा बिग प्लान है कि जिसमें हम महिलाओं को ज़्यादा अधिकारिता देना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो हमारी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को जो उच्च शिक्षा है उसमें 100% फी रिइम्बर्समेंट दिया हुआ है। यानी प्राइवेट कॉलेजेस में भी वो इंजीनियरिंग मेडिकल अगर करती है तो भी उनको हम 100% फी रिइम्बर्समेंट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि विमेन सेंट्रिक नीतियों में हमने ये नीति को अपनाया है। ये चुनाव में क्या ये अजीत पवार जी के पार्टी को कोलिशन में लाना गलती थी? क्या इसके कारण जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है कम हो गई? अजीत पवार कभी कभी नवाब मलिक जैसे लोगों को अपने पार्टी के मीटिंग में बुलाते हैं। मैं बहुत क्लियर, बुरा ना माने, ये सब सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ बहुत दिनों के बाद। मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ। हाँ जी, तो नहीं, क्योंकि देखिए यू आर आइडियोलॉजिकली वेरी क्लियर पॉलिटिशियन देवेंद्र जी, very clear, and you are a total nationalist. You don't compromise on such things. So has real politics जो कहते हैं ना, राजनीति की जो रियलिटीज़ हैं, क्या इन्होंने ओवर पावर कर दिया बीजेपी के आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को? आपकी जो कोर वोटर है, जो कोर हिंदुत्व, प्रो हिंदुत्व वोटर है, क्या इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगी? क्या इस पर रिव्यू करना ज़रूरी है चुनाव के पहले किसी तरह से? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल
ये कैसा चल रहा है ये अलायंस तीन पहिए वाला अलायंस, हाउ इज इट वर्किंग? अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो बात कही, देखिए जिस समय ये निर्णय हमने लिया था उस समय इसका विचार हमने किया था। ये बात सही है कि आइडियोलॉजिकली करीब करीब डायगोनली अपोजिट इस प्रकार से एनसीपी और हम लोग रहे हैं। और ऐसे समय जब हमने अजीत पवार जी को साथ में लिया तो ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे कोर वोटर को ये बात पसंद नहीं आई। हमारे कोर वोटर ने उसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर दी, लेकिन हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार की परिस्थिति में अजीत पवार जी को हम साथ ले रहे हैं, क्योंकि एक महाराष्ट्र का इक्वेशन बदला है। हमारे साथ जिस प्रकार की राजनीति हुई है, उस राजनीति के बाद तीन पार्टियां जो साथ में आई है वो महाराष्ट्र का अर्थमेटिक जो है उसको एक प्रकार से उनके फेवर में करना चाहते हैं। ऐसे समय हम अगर अपने फेवर में अर्थमेटिक करना चाहते हैं तो हमको एक दोस्त जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप एक जिसको मूल्याधिष्ठित पॉलिटिक्स तभी कर सकते हैं जब आप जिंदा रहेंगे। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मूल्यों का उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए 1+1 2 तो होता नहीं है पॉलिटिक्स। नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो निर्णय, जिस समय ये अवसर आया कि अजीत पवार जी बाहर आए, तो उस समय हमने उनको साथ में लिया। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में चूंकि उनकी ही जो वोटर बेस है वो डिफाइन नहीं हो पाया था, क्योंकि देयर वोटर वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि शरद पवार जी के साथ जाए, अजीत पवार जी के साथ जाए। तो इसलिए वो वोटर उनका तय होना और फिर वो वोटर हमारे को शिफ्ट होना, ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई जितने पैमाने पर होनी चाहिए। वो 80-90% कोई भी कोएलिशन में unless the votes are transferred up to 80-90%, it is not effective. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकसभा में अप टू 50% ही वो ट्रांसफर कर पाए, लेकिन लोकसभा ने अभी वोटर डिफाइन कर दिया है। अभी जो पवार साहब के साथ जाना चाहते थे वो पवार साहब के साथ चले गए, जो अजीत दादा के साथ रहना चाहते थे वो अजीत दादा के साथ रहे। तो अब विधानसभा के चुनाव में वो ट्रांसफर कर पाएंगे। हमारा क्या है कि हमें एक बहुत एस्टेब्लिश पार्टी है, तो हमने उनको भी वोट ट्रांसफ़र किया, हमने शिवसेना का भी वोट ट्रांसफ़र किया। शिवसेना चूँकि आइडियोलॉजिकली हमारे साथ रही है तो उसका वोट ट्रांसफ़र भी एक प्रकार से ठीक रहा। यहाँ हम लोग नहीं कर पाए, पर मुझे लगता है विधानसभा में हम कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मुझे आप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दीजिए। मैं आई शुड बी द सीएम कैंडिडेट। पूरे एमबीए में ये टेंशन है। आपके यहाँ ऐसा कोई टेंशन है क्या देवेंद्र जी? कोई टेंशन नहीं है। देखिए हमारे एक बिकॉज़ बहुत लोग हैं जो आपको भी देखना चाहेंगे। नहीं, वो तो ठीक एज है। अ सीएम फेस नहीं, मैं हमारे यहाँ एकदम पक्का है। हमारे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख है। इसी सरकार के और मुख्यमंत्री प्रमुख होते हुए हम चुनाव को सामने जा रहे हैं। तो जो सरकार का प्रमुख होता है वो सरकार का प्रमुख होता ही है, इसलिए वो हमारे लीडर है। और जहाँ तक आगे का सवाल है, आगे का सवाल हाँ मैं बोल देता हूँ। उसमें भी हमारी पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रमुख है, वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और साथ में जो पार्टी आई है वो दोनों पार्टियों में अजीत पवार उनकी पार्टी के अध्यक्ष है और शिंदे जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष है। तो ये दोनों अध्यक्ष और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर तय करेगा, जो तय करेगा सबको मंजूर होगा। तो टेक्निकल रिप्लाई है, बस ऐसे ही होता है। हाँ, तो नॉन टेक्निकल देवेंद्र फडणवीस स्टाइल में आपको जो पॉलिटिकल रिप्लाई चाहिए, पॉलिटिकल रिप्लाई चाहिए, हाँ, वो यही है। नहीं है। देखिए देवेंद्र जी का ऐसा है, जब इन मूड में होते हैं सब बोलते हैं। अब ये बता दूं कि 2 दिन पहले एनसीपी के टूटने के 2 दिन पहले आए और बड़े ही मुस्कुराते हुए आए, ये वो पता ही नहीं चला क्या है। ही वाज इन अ वेरी गुड मूड और ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया, बट पूरा नहीं कहा। मुझे लगता है आपको किसी ने कहा है इतना मत, आप थोड़ा और पुल बैक करिए। मगर ये देखिए आपके सब इधर सपोर्टर्स है, दिस यंग पीपल दे लाइक यू। नॉन टेक्निकल रिप्लाई, एक नॉन टेक्निकल रिप्लाई हो जाए देवेंद्र फडणवीस जी से। देवेंद्र फडणवीस, यू आर अ यंग लीडर, you are even younger than Rahul Gandhi. That is true. Yeah, it is true. If Rahul Gandhi is a youth leader, then he should be the head of the youth wing of the Maharashtra BJP. The question is that you're a young leader, you have a lot of future. Serious question, you have done a sacrifice for the party. There is no doubt, और मैं तो कोई दूसरा कहे कि नहीं कहे जर्नलिस्ट, मैं तो आपको ऑन योर फेस कह सकता हूँ,
कि you have done a sacrifice for the party. But you must also have an aspiration इसके आगे कि people also have aspirations. Your followers will want to see their leader take the next step. So you're managing the alliance very well in a difficult situation. You have also taken the responsibility on yourself. रिजल्ट के बाद आपने अपने सर पे पूरी जिम्मेदारी ले ली थी 4 जून को ही. तो ये महाराष्ट्र चुनाव अगर आपकी तरफ जाए, if it goes your way, what will be your next step, Mr. Fadnavis? देखिए अर्णव जी, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से जानते हो. आप इतने दिनों से सारी पार्टियां देख रहे हो, बीजेपी का भी वर्किंग देख रहे हो. तो बीजेपी में कोई नेता अपने बारे में फैसला करता नहीं है, ऐसी पद्धति नहीं है. बीजेपी में नेताओं का फैसला ये पार्टी के वरिष्ठ लोग करते, और वरिष्ठ लोग जो फैसला करेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुझे कहेंगे महाराष्ट्र में काम करो, महाराष्ट्र में करूँगा. मुझे कहेंगे पार्टी में काम करो, पार्टी में करूँगा. मुझे कहेंगे दिल्ली में काम करो, दिल्ली में करूँगा. और मुझे अगर कहेंगे कि मिस्टर फडणवीस अभी तुम्हारी ज़रूरत समाप्त है, अपने घर जाओ, तो अपने घर जाऊँगा. क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, जो जिम्मेदारी दी उसको अच्छे से निभाने का प्रयास किया है. मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ. इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बोलने का अधिकार भी मुझे नहीं है और हमारी पार्टी की पद्धति भी नहीं है. तो राजनीतिक सवालों पे जाते हुए उद्धव ठाकरे कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को हिंदुत्व के बारे में कुछ पता नहीं है. उन्होंने कहा है, और मैं ज़रा इसको अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर देता हूँ. ही सेज अभी मुस्लिम ब्रदर्स, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सब मेरे पास आते हैं. ऑल मुस्लिम ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे इज सेइंग, दे आर कमिंग टू मी सेइंग कि आई एम देयर लास्ट होप. अभी इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें कि मैं ही आखिरी विकल्प हूं मुस्लिम भाइयों, आखिरी उम्मीद, आखिरी विकल्प हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए. उद्धव ठाकरे कह रहे मैं ही हूं, और वो कह रहे हैं ये नया हिंदुत्व है. और उन्होंने कहा कि ये मेरा जो वर्जन है हिंदुत्व का, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है. और देवेंद्र फडणवीस का जो हिंदुत्व है, नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व है, वो मुस्लिम भाइयों को एक्सेप्टेबल नहीं है. इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? और इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल जो ट्रेंडिंग हुई थी अप्रैल में, जब आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था वोट जिहाद, और उसके बाद मैंने आपको फ़ोन भी किया था और कहा था कि आपने ये बड़ी सोची समझी तरीके से वोट जिहाद की बात कही है. तो इन दोनों विषयों पर जितनी आप नॉन टेक्निकल रिप्लाई मुझे दे सकें. देखिए, पहली बात तो बहुत साफ तरीके से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा मानना है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. इसलिए हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, लेकिन हम तुष्टीकरण भी नहीं करते. केवल वोट की राजनीति के लिए हम कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उनको जनाब बाला साहब ठाकरे नहीं बोलेंगे, चाहे कोई वोट दे या न दे. और ये जो राजनीति में कुलाटी मारी है उद्धव जी ने, जिस प्रकार से उद्धव जी ने इसमें जो अपने विचारों को बदला है, वो अपने दिल को बहलाने के लिए कह सकते हैं कि हिंदुत्व है, मेरा हिंदुत्व सही है. लेकिन वो एक बार आईना देख ले तो मुझे लगता है कि वो भी ये जानते हैं कि वो गलत बात कह रहे हैं. जिस प्रकार से तुष्टीकरण में वो गए, देखिए बाला साहब ठाकरे, एक चीज़ के लिए हम लोगों ने मानना चाहिए, उन्होंने कभी वोटों की चिंता नहीं की. वोट के लिए तुष्टीकरण उन्होंने कभी किया नहीं. और बिल्कुल उनके उल्टा आज उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं. मुझे तो आश्चर्य होता है कि उद्धव ठाकरे जी को अब उनके कैंडिडेट के प्रचार के लिए बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी चलता है. उद्धव ठाकरे जी के किसकी उनका जो कैंडिडेट मुंबई में एक कैंडिडेट था, उसके प्रचार में बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी था. बाद में फिर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया. उसके बाद आप देखिए उद्धव ठाकरे जी के जो इलेक्शन की रैली थी, उस रैली में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था. तो ये क्या हो रहा है? ये कहाँ, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वोट की राजनीति. कहना है जिन विषयों पर आपने कहा है, उनका कहना है कोई अगर आ जाए, कोई अगर पाकिस्तान का झंडा लहराए, कोई अगर कुछ कहे, उनके लिए वो कैसे जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं इसके ऊपर इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि मतलब इससे वीक समर्थन ऐसी चीज़ों का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता.
क्योंकि आप रैली निकाल रहे हो, आपकी रैली में झंडे लहरा रहे, आप बोल सकते हो नहीं चलेंगे झंडे, हिम्मत है चाहिए। मेरी रैली में कोई लाकर दिखा दे पाकिस्तान का झंडा, वही गाड़ दूंगा उसको। ऐसे कैसे पाकिस्तान का झंडा आता है, आप भी नाच रहे, आपके लोग भी नाच रहे, और आप कहते हैं कोई लेकर आ गया तो मैं क्या करूं? ऐसा होता है? नहीं, वो ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको अगर हम देश की बागडोर दे दे तो पाकिस्तान से कोई आकर यहाँ पर बम धमाका कर दे, ये कहेंगे कोई आ गया तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। ऐसा थोड़ी होता है जी। नहीं, मगर ये सब विषय देवेंद्र फडणवीस उठा क्यों रहे हैं? इनका विकास के साथ क्या करना? देवेंद्र फडणवीस की राजनीति पोलराइजिंग राजनीति है, कम्युनल राजनीति है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं देवेंद्र फडणवीस, और फिर कहते हैं कि मैं रात भर काम करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मगर जब पब्लिक रैलीज में देवेंद्र फडणवीस जाते हैं उनको पता है कि यही चलती है। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि देवेंद्र फडणवीस को भी तो कभी ना कभी उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मुझे पता है आप हार्डवर्किंग नेता है, रात को 3 बजे तक आप काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, मगर ये कहते हैं कि ये सब विषय क्यों उठाते? वोट जिहाद। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान, मेरा कोई भी भाषण आप सुनेंगे, मैं 90% ये विकास पर बोलता हूँ, हमने क्या किया इस पर बोलता हूँ, और मैं दावा करता हूँ, दावा, और मेरा ओपन चैलेंज है। 2.5 साल मुख्यमंत्री थे ना उद्धव जी, एक आइकॉनिक काम पूरे महाराष्ट्र में किया हुआ दिखा दे, एक, जस्ट सिंगल। अमोल मुझे पूछ लीजिए, आप मुझे पूछिए ना, आप मुझे तो पूछिए, मैं बताता हूँ। ये कोस्टल रोड मैंने बनाया, ये ट्रांस हार्बर लिंक मैंने बनाया, ये मुंबई के मेट्रो मैंने बनाए, ये मुंबई का एयरपोर्ट मैंने बनाया, ये समृद्धि हाईवे मैंने बनाया, ये वाडवन पोर्ट को क्लियरेंस मैं 100 की लिस्ट बोलता हूँ ना। नहीं, वो ठीक है, मगर अमोल कीर्तिकर 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज्ड के साथ कैंपेन कर रहे, नहीं कर रहे, वो 1% भी क्यों हो? देवेंद्र फडणवीस उसको इग्नोर क्यों नहीं करते हैं? क्यों इग्नोर करेंगे भाई? जिसने मेरी वो अमोल कीर्तिकर की अपनी जिसने मेरी मुंबई को दहला दिया, जिसने मुझे मुंबई के सैकड़ों लोगों को मार दिया, ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी के साथ शिवसेना का कैंडिडेट घूमे और मैं चुप रहूं तो लानत है मुझ पर। मैंने तो पॉलिटिक्स छोड़कर घर बैठना चाहिए। डेवलपमेंट एजेंडा तो इग्नोर हो जाता है ना इसमें। नहीं, क्यों होता है? देखिए, एजेंडे से क्या है, डेवलपमेंट तो करने वाले हम हैं। नहीं, फोकस तो इसी पे होती है। नहीं, फोकस क्यों नहीं होगी इसके ऊपर? अगर तो क्या मीडिया की गलती है? नहीं, अगर आप मीडिया की गलती है कि वोट जिहाद पे फोकस करती है, अमोल कीर्तिकर के कैंपेन के कमेंट पे फोकस करती है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स ने, ये हमारी गलती है? मैं ऐसा नहीं, ये हमारी गलती। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच में हम क्यों फंस जाएं? नहीं, मैं, आप मेरी बात सुनिए, मैं कहूंगा यू आर को एक्यूज्ड। अब देखिए फडणवीस जी, मुंबई में बैठा हूं, आप अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के कीजिए, बुरा न माने। इधर इसी शहर में कई केस में को अक्यूज्ड और अक्यूज नंबर 1 हो चुका हूं। और गर्व के साथ कह सकता हूं बिल्कुल कि मैंने भी 15 दिन तलोजा में काटे हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने आकर पूछा कि केस क्या था मेरे खिलाफ, और मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे घर के बाहर सचिन वाजे उसी स्कॉर्पियो गाड़ी में मेरे को अरेस्ट करने आए, जिसमें उन्होंने 3 महीने बाद RDX डाल के अंबानी के घर के बाहर प्लांट करने की कोशिश की, और मनसुख हिरेन को उसी गाड़ी में मार दिया, और मेरे घर के बाहर उसी गाड़ी को लेकर आए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं ये एक चक्र होता है, यू नो व्हाट इज राइट। तो मगर नहीं, को अक्यूज्ड मत कहिए। मुझे बहुत मैं घूम चुका हूं मुंबई के कोर्ट में, मालीबाग के कोर्ट में। मैं इतना ही कहता हूं कि जब भी ये हमारे विरोधी लोग संविधान की बात करते हैं, और जब भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो मैं उनको इतना ही कहता हूं कि अर्णव गोस्वामी के केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए, तो संविधान का गला कैसा घोटा जाता है और वो किसने घोटा है, उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद ध्यान में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद MBA वालों को तो संविधान पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये एक मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। मेरा अगला सवाल है कि जहां पे भी डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ती है,
एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। आज इससे पहले किसी ने कहा कि पहले सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि अगर मुकेश अंबानी के घर के बाहर, और मुझे पता है उस समय मामला आपने उठाया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, आपने पहले प्रमाण देखे उसके बारे में बात की थी, अगर मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब लगाया जा सकता है, कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो फिर कोई इन्वेस्टर सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ ने बहुत चेंज कर दिया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। महाराष्ट्र में जितने इन्वेस्टर है, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, और जितने आम लोग हैं, इनको आपका लॉ एंड ऑर्डर का एजेंडा क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था 2019 और 22 के बीच में। प्लीज। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का जब हम लोग विचार करते हैं तो कितनी घटनाएं घटी, इससे ज़्यादा सेफ्टी का परसेप्शन क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि घटनाएं नहीं घटी। अभी बदलापुर की घटना हमने देखी, बहुत ही खराब घटना घटी थी, पर आप अगर ओवरऑल देखें तो देश में मुंबई एक ऐसा शहर है जो हमारी महिलाओं के लिए रात में जब वो प्रवास करती है तो एक सेफ्टी परसेप्शन है। यहाँ पर महिलाओं के साथ एक अच्छा व्यवहार होता है। कोई भी महिला, मतलब मैं शहरों का कंपैरिजन नहीं करना चाहता, पर आप दिल्ली में देखिए, आप किसी और शहर में देखिए, रात में ट्रैवल करते हुए अपने आप को जितना सेफ नहीं समझती उतना मुंबई में समझती है। मुंबई की एक अपनी वो पहचान है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ज़रूरी भी है, और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत वर्किंग भी की हुई है। एक प्रकार से मुंबई को सेफ सिटी बनाना, या यहाँ पर एक अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम हम तैयार कर पाए, इस प्रकार का प्रयास भी हमने किया है। और मुझे लगता है कि आपने बहुत सही बात कही कि इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है कि जिसमें सेफ्टी परसेप्शन क्या है, इसका प्रमाण हमको मिलता है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इस साल पूरे देश में जितना FDI आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, उसका 52% अकेले महाराष्ट्र में आया। यानी एंटायर कंट्री इज 48% एंड ओनली महाराष्ट्र इज 52। तो इन्वेस्टर को ये लगता है कि ये सेफ है, यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है। इसलिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर तो जो होता है वो सबसे पहले सेफ्टी देखता है। अगर सेफ्टी है तो वो इन्वेस्ट करता है। जब 52% इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से जो परसेप्शन ऑफ सेफ्टी है, उसका जो इंडेक्स है वो अच्छा है। क्या आपने ज़्यादा पैसे एलोकेट कर दिए अपने ये जो स्कीम है आपकी, जो 1500 रुपये हर महीने जो लाड़की बहन, हाँ जी, ये स्कीम में 46,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और आउटले है। और इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए, पूरे भारत की हेल्थ बजट की जो एलोकेशन है वो 90,000 करोड़ है। यानी कि बजट ऑफ लड़की बहना योजना इज इक्वल टू हाफ ऑफ ऑल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हेल्थ केयर बजट। और मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र तो हिमाचल से बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मगर हिमाचल बैंकरप्ट हो चुकी है। हिमाचल ने भी ऐसे प्रॉमिस करके फिर पिछले महीने उनके गवर्नमेंट सैलरीज नहीं दे पाए, पेंशन नहीं दे पाए। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने एक स्कीम शुरू कर दी थी जो वापस लेना पड़ा कि हर टॉयलेट्स पर हम 25 रुपये का टैक्स डालेंगे। ऐसा भी, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ इज़ वेरी बैड। कर्नाटका को भी आपको पता है कि उन्होंने 76,000 करोड़ की एलोकेशन की। फाइनेंशियल हेल्थ इज़ वेरी बैड। अभी तेलंगाना में जहाँ पे आपके रेवंत रेड्डी है, उन्होंने खुद माना कि उनकी डेट 75,000 करोड़ है। तो एक चिंता है फिस्कल प्रूडेंस की कि ठीक है ये पॉपुलर स्कीम होगी, मगर क्या ज़्यादा एलोकेशन हो गया? नहीं, देखिए, इन वन गो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें रिस्क है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एलोकेशन करते समय हमने हमारी फिस्कल हेल्थ क्या है इसको समझते हुए एलोकेशन किया है। महाराष्ट्र ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रहा है, और महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट जिसने $500 बिलियन का मार्क पार कर लिया है। यानी अभी बाकी सारे राज्य जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं वो हमसे बहुत पीछे है। हमने $500 बिलियन का मार्क ऑलरेडी पार कर दिया है। और आज अगर आप हमारा साइज़ ऑफ द इकोनॉमी देखें तो हमारा साइज़ ऑफ द इकोनॉमी 40,000 करोड़ के आगे हम लोग 40 लाख करोड़ के आगे हम लोग चले गए हैं। और हमारा जो बजट है वो बजट भी करीब 7 लाख करोड़ का हमारा बजट हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमने बजट के या हमारे रिसोर्सेज के बाहर जाकर कोई एलोकेशन नहीं किया है। आज भी जो हमारी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को हम पूरा करते हुए ये एलोकेशन करने वाले हैं।
तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति महाराष्ट्र में नहीं आएगी कि हम लोग वेजेस नहीं दे पा रहे, सैलरी नहीं दे पा रहे, ऐसी परिस्थिति नहीं है। वी आर अ साउंड इकोनॉमी। जो मराठा रिजर्वेशन का इशू है फडणवीस जी, आजकल क्या होता है कि पोस्ट ट्रूथ का जमाना है। सच्चाई क्या है ये एक रील में सीमित हो जाती है। एक 10 सेकंड के रील में या 1 मिनट के यूट्यूब वीडियो में सच्चाई सीमित हो जाती है। कोई अगर कहे कि देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है मराठा रिजर्वेशन नहीं देने के लिए, तो बहुत कम लोग हैं जो इस इशू को गहराई में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या ये मैटर सब जुडिस है, इसमें लिमिटेशन क्या है, ओबीसी कोटा से निकाल के देना पड़ता है। एक तरह से हवा बन जाता है, इशू बन जाती है, कैंपेन बन जाता है। तो अभी लोग कह रहे हैं कि मराठा रिजर्वेशन इशू को अर्जेंटली देवेंद्र फडणवीस को ठीक करना पड़ेगा चुनाव से पहले, नहीं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और आपको पता भी है आपके जो प्रतिद्वंदी है वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, और इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। तो आप इस इशू को कैसे देख रहे हैं? इज इट अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो फॉर यू? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि ये मराठा रिजर्वेशन की बात शुरू हुई 1982 में, और 1982 में अन्ना साहब पाटिल करके एक मराठा लीडर थे, वो एमएलए थे। वो उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी के पास गए। उन्होंने कहा मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आत्मदहन कर लूँगा। और चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया, उन्होंने खुद को गोली मार ली और एक प्रकार से आत्मदहन कर लिया। वहाँ से लेकर ये लड़ाई चलती रही 2014 तक, और इस पूरे इतने सालों में केवल 4.5 साल अपोजिशन की गवर्नमेंट रही, बाकी सारे साल कांग्रेस की और शरद पवार जी की गवर्नमेंट रही। उन्होंने कभी मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मसला मेरे सामने आया, मैंने मराठा समाज को आरक्षण दिया। उस समय हाईकोर्ट में वो चैलेंज हुआ, हाईकोर्ट में भी हम जीते, आरक्षण के साइड से रिजल्ट आया। वो सुप्रीम कोर्ट गया। जब तक मैं मुख्यमंत्री था सुप्रीम कोर्ट ने न उसको स्टे किया न उसको नकारा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे जी के काल में वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, शरद पवार जी ने भी कुछ नहीं किया। और फिर एकनाथ शिंदे जी जब बने तो वापस हम लोगों ने मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया। तो कुल मिलाकर 4 बार शरद पवार जी ये मुख्यमंत्री बने, तब से ये मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले। कभी भी शरद पवार जी ने उनको आरक्षण नहीं दिया। और जहां तक मराठा समाज, शरद पवार मराठा रिजर्वेशन पे सीरियस नहीं है? सीरियस नहीं, वो तो खिलाफ है। उन्होंने कई बार बोल दिया मराठाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं। अब तो पॉलिटिक्स के लिए कह रहे हैं वो, और फिर भी कैसा कहते हैं? वो कहते हैं वो जो उपोषण कर रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, उनकी मांग तो सही है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। इसीलिए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में वो मिस्टर जरांगे पाटिल जो मराठा लीडर है और जो अनशन कर रहे हैं, मैंने उनको इतना ही कहा है कि भाई आप कह रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है, तो मेरा आपको इतना ही निवेदन है कि शरद पवार जी से आप लिख कर लीजिए कि भाई उनकी सरकार आएगी तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे, लिख कर ले लीजिए और उनका साथ दे दीजिए, उनको आप सपोर्ट दे दीजिए। शरद पवार लिख कर देने को तैयार नहीं है। जब शरद पवार जी से सवाल पूछा तो शरद पवार जी मुकर गए। शरद पवार जी ने तो ऐसा उत्तर दिया, मैं भी नहीं समझा और कोई भी नहीं समझा। उन्होंने तीसरे जवाब दे दिया। और फिर उनके पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल को पूछा कि भाई आपका क्या कहना, उनका पवार साहब ने तो जवाब दिया ना, वही हमारा जवाब है। तो मैं तो आज भी नेशनल चैनल के माध्यम से मैं जो मराठा आंदोलक श्री मनोज जरांगे पाटिल है, इनको कहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, इनसे ये लिख कर ले लीजिए कि उनकी सरकार आएगी तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे, और आप उनको जाहिर तौर पर अपना सपोर्ट दे दीजिए। ये राजनीति चल रही है, मराठा समाज को गुमराह करने की बात चल रही है। अरे मराठा समाज के लिए मैंने अण्णा साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल तैयार किया, 1 लाख मराठा उद्योजक तैयार किए, 1 लाख। आज 1 लाख से ज़्यादा मराठा उद्योजक ये हमने तैयार किया। हमने सारथी की शुरुआत की। आज IAS IPS में बड़े पैमाने पर मराठा युवाओं को
उसके माध्यम से आज नौकरियां मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो राजनीति करने की कोशिश चल रही है, ये राजनीति सफल नहीं होगी। नहीं, कोशिश तो है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जितनी फार्म लोन है, किसानों के जितने लोन हैं, वो देवेंद्र फडणवीस इसको वेवर क्यों नहीं देते। मैं आऊँगा तो मैं एक दिन के अंदर सारे फार्म लोन मैं उनको वेवर कर दूंगा। ये चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस को सब किसानों के जितने लोन हैं, इन्होंने घोषणा की, इनको खारिज कर देना चाहिए। इन्होंने घोषणा की थी कि जिन किसानों ने समय पर लोन भरा है, उन किसानों को हम 50,000 रुपया उनके खाते में अनुदान के रूप में देंगे। 2.5 साल इनकी सरकार रही, एक नया पैसा दिया नहीं। हमारी सरकार ने आने के बाद किसानों को वो दिया है। और हमारी सरकार ने ये 2 सालों में, मैं ही ऊर्जा मंत्री हूँ, हम लोगों ने किसानों को 16,000 मेगावाट बिजली लगती है। अभी एक किसानों के लिए डेडिकेटेड बिजली कंपनी हमने तैयार की। 14,000 मेगावाट का सोलर पावर का डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है, उसका काम चालू हो गया है। 18 महीने में वो काम हमारा पूरा होगा, जिसके कारण हम किसानों को 365 दिन 12 घंटे की दिन की बिजली दे पाएंगे। और आज किसान को हम बिजली देते हैं तो हमको 8.5 रुपये की बिजली पड़ती है, और किसान से 1.25 रुपये हम लेते हैं, हमको मात्र 3 रुपये में बिजली गिरेगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो 5.5 रुपये 5 रुपये हम बचाएंगे, इसके कारण सरकार के 10,000 करोड़ रुपया बचेंगे। और जो इंडस्ट्री पर हम क्रॉस सब्सिडी डालते हैं, वो 7,000 करोड़ रुपया हम बचाएंगे। और उसमें से 14,000 करोड़ रुपया अगर हम कंपनी को देंगे तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। इसीलिए हमने निर्णय लिया किसानों को फ्री बिजली देने का, क्योंकि आने वाले 2 साल के बाद हमारे बजट के ऊपर इसका कोई बोझा नहीं होने वाला है। और किसानों को बिजली के उनके भरे हुए बिलों की रिसिप्ट मिल गई है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, वो वन टाइम वेवर की बात कर रहे हैं, हम तो लाइफ टाइम बिजली मुफ्त दे रहे हैं किसानों को। जब इतने डिटेल में आप महाराष्ट्र के विषयों को जानते हैं, आंकड़े आपके पास है, फैक्ट्स है, तो हमेशा ये क्यों बात चलती रहती है देवेंद्र जी आपके बारे में? क्या बात चलती है? चलती रहती है। नहीं, मैं ये कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे कि दिल्ली जाएंगे, कि दिल्ली जाएंगे कि मुंबई रहेंगे, कि कोई बीजेपी के बड़े पद पे चले जाएंगे, कि उनको कैबिनेट में ले लिया जाएगा, कि ये रहेंगे, इतनी स्पेक्यूलेशन मैंने पिछले, आप, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, बुरा ना मानिए देवेंद्र जी, बट इट्स हो रहा है, तो आई हैव टू आस्क यू, लास्ट फ्यू इयर्स देयर इज इंटेंस स्पेक्यूलेशन अबाउट यू कि विल यू बी इन बॉम्बे, विल यू बी इन दिल्ली, विल यू बी इन बॉम्बे, विल यू बी इन दिल्ली। मुझे लगता है आपके शुभचिंतक दोनों जगह शुभचिंतक। और मुझे कई बार लगता है कि किसी पत्रकार को जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं मिलती तो एक न्यूज़ बना देता है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे, बम्बई आएंगे, देवेंद्र फडणवीस ये होंगे, तो 2 दिन चर्चाएं चलती है। मैं अभी मुंबई में हूँ, मुंबई में रहूँगा, जब तक पार्टी कहेंगे तो मुंबई में काम करूँगा, महाराष्ट्र में काम करूँगा। तो विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र का हमारा जो थीम है, इस पर जितने आप, हमारे इधर ऑडियंस है, बहुत युवा ऑडियंस है, आई वॉन्ट यू इन 2-3 मिनट्स बिफोर वी क्लोज, एकदम क्लियर सिंपल शब्दों में जितने हमारे लोग हैं समझे कि व्हाट इज योर विजन फॉर महाराष्ट्र, व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट। यू आर अ 24/7 politician and governance person. What keeps you up at night? What is your vision? Give us a 5-year or 10-year horizon. देखिए, मैं इस राज्य के लिए 2-3 चीज़ें, चूँकि व्हेन आई केम हियर तो यहाँ पर पोर्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो मैं आपको जिसकी बात यहाँ पर हुई, वाढ़वण पोर्ट या जिसको वधावन बोलते हैं, ये जो पोर्ट है, अभी हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस पोर्ट वाज कंसीव्ड इन 80s में कंसीव हुआ था, क्योंकि हमारे देश में एकमात्र ऐसा पोर्ट है जहाँ पर 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट है, 10 किलोमीटर। सो दुनिया की जो सबसे बड़ी वेसल है वो भी वहाँ पर आ सकती है। इन 1992 एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, एक डहाणु की एनवायरनमेंट कमेटी तैयार की, उस कमेटी ने कह दिया कि यहाँ पोर्ट नहीं हो सकता है, इट इज़ डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट, और तब से बंद पड़ा था। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने उसका अभ्यास किया, मैंने कहा कि भाई
ये तो ढाणू में जो हम राइट ऑफ वे है, अगर हम नया राइट ऑफ वे निकाल दे और ढाणू की नेचुरल जो एरिया है उसको बाईपास कर दे तो ये पोर्ट हम कर सकते हैं। और हम लोगों ने नया उसका राइट ऑफ वे निकाला और उस पोर्ट को हमने सारी मान्यताएं ली। अब मैं आपको केवल स्केल क्या ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट ये JNPT पोर्ट है जो 60% ऑफ द कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है। अब जो पोर्ट हम बना रहे हैं ये 3 टाइम्स बिगर है JNPT से, और आज हमारे देश का कोई भी पोर्ट दुनिया के पहले 10 पोर्ट में नहीं है। ये वाडवन जो पोर्ट है ये पहले दिन से दुनिया के 10 बिगेस्ट पोर्ट में आएगा। और हम ये समझते हैं कि देखिए, जिसके पास मैरीटाइम ताकत है, जिसके पास पोर्ट है, दुनिया का जो विकास हुआ है, जो सारे दुनिया के देश डेवलप्ड कंट्रीज हुई है, उसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट हुआ है। चाइना भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, सारा यूरोप पोर्ट लेड डेवलपमेंट है। तो एक प्रकार से अगले 20-25 साल का जो हमारा डेवलपमेंट है वो ये वाडवन जो पोर्ट है ये फ्यूल करने वाला है, हमको एक मैरीटाइम ताकत के रूप में ये तैयार करने वाला है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ जो हमने महाराष्ट्र में किया हुआ है कि आज हम लोगों महाराष्ट्र में जो हम सारी बिजली तैयार करते तो अभी तक की हमारी स्थापित क्षमता जो है वो सारी मिलाकर 40,000 मेगावाट है। पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने जो PPA साइन किए हैं और जो काम हमने शुरू किया है उससे हम लोग 45,000 मेगावाट एक्स्ट्रा, मोर देन डबल ये तैयार करने वाले हैं। इसका परिणाम ये है कि प्राइम मिनिस्टर सर वांटेड दैट बाय 2030 50% ऑफ आवर पावर रिक्वायरमेंट शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। महाराष्ट्र विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 54% होगा 2030 में। रिन्यूएबल पावर हमारा ये 54% होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो निवेश हम कर रहे हैं इट इज़ मोर देन 4 लाख करोड़, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जल संसाधन में जो काम किया है, महाराष्ट्र में यूनिक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में हम लोगों को ऐसी साइट्स मिलती है जिसमें पंप स्टोरेज तैयार होता है। हमने 27,000 मेगावाट के पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके उसको साइन अप किया है, उसका काम हम शुरू कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये वेस्टर्न घाट में ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जिसका पानी सीधा समुद्र को जाता है। हम वहाँ से 55 TMC पानी उठाकर सीधा मराठवाड़ा में लेकर जा रहे हैं, जिसके कारण मराठवाड़ा जो अकाल के लिए एक प्रकार से लोग मराठवाड़ा का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं तो अकाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो ड्राउट प्रोन क्षेत्र है। ये 55 TMC पानी जो गोदावरी के क्षेत्र में जाएगा, गोदावरी बेसिन में, तो जो बेसिन अभी घाटे का बेसिन है वो फायदे का बेसिन होगा और मराठवाड़ा को हम लोग अकाल से मुक्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने काम शुरू किया है जो विदर्भ में गोसीखुर्द के नीचे से 100 TMC पानी बहकर जाता है। हम 550 किलोमीटर का कैनाल तैयार कर रहे हैं और वैनगंगा नदी को पैनगंगा और नलगंगा नदी से जोड़ रहे हैं। 550 किलोमीटर के कैनाल के कारण विदर्भ के 8 डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें 10 लाख एकड़ जमीन जो है ये इरिगेटेड हो जाएगी। और जो स्पेशली वेस्टर्न विदर्भ है जिसके ऊपर ड्राउट प्रोन का एक ठप्पा है, वो ड्राउट से पूरे तरीके से बाहर निकल जाएगा। आज जिस प्रकार से रोड का नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं, समृद्धि महामार्ग तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एक बहुत बड़ा नेटवर्क रोड का ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसके कारण लॉजिस्टिकली महाराष्ट्र एक बहुत प्राइमेसी में आएगा। हम लोगों ने बहुत कम समय में जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है उस कॉरिडोर पे पहली देश की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑरिक सिटी तैयार कर दी। आज वहाँ पर इस प्रकार से निवेश आ रहा है। अभी अभी टोयोटा ने वहाँ पर निवेश किया, वहाँ पर ईवी में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। तो मराठवाड़ा का जो क्षेत्र पिछड़ा था आज बड़े पैमाने पर वहाँ पर निवेश होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। MMR रीजन में हम लोगों ने जिस प्रकार से निवेश किया हुआ है, आज मुंबई को नई मुंबई के साथ हमने जोड़ दिया। नई मुंबई में अब हम लोग जानते हैं, हम लोग ये हमेशा कहते भी है कि डेटा इज न्यू ऑयल, क्योंकि डेटा ने एब्सोल्यूट वैल्यू में ऑयल को सरपास कर दिया है। तो डेटा यही हमारा फ्यूचर है और देश की 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी ये अकेले नई मुंबई में तैयार हो गई है। तो नई मुंबई एक फ्यूचर सिटी के रूप में जिस प्रकार से डेवलप हो रही है, आज हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ये MMR रीजन में ये कैपेसिटी के अगले 15 सालों में
एमएमआर रीजन की ही इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन की 1.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। इतना निवेश यहाँ पर आ रहा है। नए एयरपोर्ट्स हम लोग बना रहे हैं, नए पोर्ट्स हम बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारे क्षेत्र में, अगर बताता रहूँ तो शायद आधा घंटा मैं बोलता रहूँगा, लेकिन कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र जिस प्रकार से आगे जा रहा है। और मुंबई में अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मुंबई को फिनटेक कैपिटल के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और एक प्रकार से फिनटेक कैपिटल है ही, और टेक्नोलॉजी का कैपिटल भी महाराष्ट्र है, और साथ में स्टार्टअप कैपिटल भी महाराष्ट्र है। क्योंकि लोग कहते हैं बेंगलोर स्टार्टअप कैपिटल है, लोग कहते हैं हैदराबाद है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप देखेंगे तो देश के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में है, देश के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स ये महाराष्ट्र में है। तो टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप में, हर इकोसिस्टम में महाराष्ट्र अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी जो तैयार करनी है, या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, उसका गेटवे ये महाराष्ट्र से जाता है। आपने जो थीम कही है, विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र, महाराष्ट्र जितना विकास करेगा उतना भारत भी विकास करेगा। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। जिस पैशन के साथ आपने अपनी प्रेजेंटेशन रखी, आपके पास फैक्ट्स तो हैं, फैक्ट्स होते हैं, मगर जिस मोटिवेशन और पैशन के साथ आपने ये लास्ट 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन रखी, आई थिंक इट विल मोटिवेट अ लॉट ऑफ द यंग पीपल इन द ऑडियंस। इनको सिर्फ एक ही सवाल होता है, डू द पॉलिटिशियंस केयर फॉर अस? एंड आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर दैट पॉलिटिशियंस लाइक यू डू केयर फॉर द यूथ एंड द फ्यूचर। फडणवीस जी, टोटल प्लेजर, बहुत अच्छा लगा Thank you. to Thank talk you to you. For your health and everything else, I wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. Round of applause for Devendra Fadnavis. Thank you.